हेलो। हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको उसमें कुछ सवाल कराए थे मैंने आपको अच्छे से। और इस जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, मैं इसमें आपको जैसे हुंड का नियम हो गया, पाउली का वर्जन नियम हो गया, बोर-बरी का मॉडल हो गया, बोहर का नियम हो गया, ये मैं आपको आज कराऊंगा। उस पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी कराऊंगा आपको। तो चलिएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी मैं आपको इतनी शानदार चीज़ें और बहुत ही ट्रिक ला के दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। चलते हैं, आज का जो हमारा सबसे पहला नियम है, डालिएगा हुंड का नियम। बहुत शानदार तरीका बताऊंगा मैं हुंड का नियम, डालिएगा देखिएगा। हुंड का नियम सभी जो है हिंदी माध्यम के जो है 12th वाले बच्चे तो जानते होंगे, नीट वाले भी जानते हैं, पर 11th वाले को अभी जो है कुछ को याद हो कुछ को नहीं हो सकता, ये मेरा अपना अनुमान है। तो बता देता हूं हुंड का नियम, इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीका बताया मैंने, बोर्ड में लिखने का बहुत शानदार तरीका। इस नियम के अनुसार याद रखना, किसी उपकोष में, देखो उपकोष समझते हो किसे बोलते हैं आप, समझते हो ना, बहुत अच्छी बात है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब होगा जब सभी उपलब्ध कक्षकों में समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पा जाते हैं। अतः पी उपकोष में चौथा होगा, डी उपकोष में छठा होगा और एफ उपकोष में 8वां इलेक्ट्रॉन युग्मन प्रारंभ करता है। बात समझ में आई? मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं क्या कहना चाह रहा है, तो आपको एक बात ज्ञात होगी, यह मैं आपको आगे बता दूंगा। हमारे पास जो एस होता है, एस में हमारे पास कितना होता है, एक कक्षक ये होता है। अगर बात करें पी की, तो पी में हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 3। और हम बात करें डी की, तो डी में हमारे पास होते हैं 5, यही लिख लीजिएगा कितने होते हैं, 5। और मैं बात करूं एफ की, तो एफ में हमारे पास कितने होते हैं, 7। एक 2 3 4 5 6 7। समझ में बात आ रही है? तो ये हमारे कहने का अर्थ यह है, इसने कहा कि किसी भी इसके नियम के अनुसार किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब होगा जब सभी उपलब्ध कक्षों में समान चक्रण वाले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तो बात करें तो एस की, एस में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन समान है, देखिएगा समान है, सब समान है कि नहीं है। अब उसने बोला है कि जब विपरीत, जब पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भर दें, कहने मतलब कि पहले हर एक उपकोष में हम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन भर दें, कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भर दें, सॉरी। तो भरने के बाद में जब पूरा भर जाए, उसके बाद यह विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन भरना होगा। ये नहीं कि पहले आपने यहाँ भर दिया और फिर बाद में आपने क्या करा, इसको हटा के आपने यहीं भर दिया और फिर यहाँ भर दिया, ऐसा नहीं भरना है। सबसे पहले हुंड ने कहा है कि झुंड मत बनाओ। हुंड ने कहा है कि झुंड मत बनाओ, ये ट्रिक याद रखो। हुंड ने क्या बोला है, झुंड मत बनाओ। मतलब कहने का ये है कि पहले हर एक उसमें आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद तो पूरा हो जाए, उसके बाद आपको विपरीत चक्रण से आपको इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करना होगा। जैसे मैं कह दूं एस में इलेक्ट्रॉन भर दिया, तब दूसरा जो हमारे पास आएगा विपरीत चक्रण में आएगा। जैसे कि पी कोष में बात करें, चौथा का मतलब हमारे पास 1 2 3 4, चौथे से हमारा जो है विपरीत चक्रण होगा, मतलब कि उसका उल्टा हम भरना शुरू करेंगे एक एक कोष में। उसी के अनुसार बात करें डी में, तो डी में छठा 1 2 3 4 5, छठे में आपको उल्टा करना पड़ेगा चक्रण, ये विपरीत चक्रण, इस तरह आपको एक इलेक्ट्रॉन बनना पड़ेगा। उसी तरह मैं बात करूं एफ उपकोष में, तो आपको 8वें से शुरू करना पड़ेगा, 8 यहाँ पर आ रहा है। बात क्लियर है? समझ बात आती है या नहीं आती है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें
जब हमारे पास S होता है, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो आगे कराने वाली है मैं पहले करा देता हूँ, जो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी। मैं बात कर लेता हूँ इसकी आकृति की, जो आप मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी जिनको नहीं पता वो भी देख लीजिएगा। मैं बात करता हूँ मैं इसकी जो एस की आकृति होती है मेरे भाई, वो होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। गोलाकार मतलब अंडर स्वरूप। ये बात क्लियर है? समझ आती है बात? बहुत बढ़िया। मैं बात करता हूँ पी की, तो पी हमारे पास होता है डंबल। डंबल हमारे पास ये हो गया। डंबल समझते हो आप? जैसे हमें ये डंबल देखो, बॉडी बनाने वाला डमरू, वो डंबल आकार का होता है। कैसा? डंबल आकार का होता है मेरे भाई। उसके बाद बात करूँ डी की, तो डी हमारे पास डुई डंबल होता है। क्या होता है? डुई डंबल। ये हमारे पास होता है दुई डंबल। दुई डंबल, दुई डंबल शेप होता है हमारे पास। उसके बाद आती है एफ। एफ की जो होती है आकृति वो 3D होती है, मतलब कि उसे हम कह सकते हैं जटिल। कह सकते हैं जटिल फॉर्म में होती है, जो हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। बस हमारे अब मैं आपको लिखवाता हूँ एस। एस में जो हमारे पास 1 हो गया। अब मैं आपको लिखवाता हूँ इसके रूप। जैसे कि बात कर देता हूँ आपको एस, जब पी हो गया, पी के जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी पाई, पी जेड। उसी तरह हमारे पास होता है डी में डी एक्स वाई बाई डी वाई जेड, और हमारे पास डी जेड एक्स और एक्स डी एक्स माइनस बाई स्क्वायर और डी जेड की घात क्यूब। इस तरह से हमारे पास इनके भाग भी होते हैं, और डी एफ में भी हमारे पास पार्ट होते हैं। मैं लिखवा देता हूँ, आप हाथ लिख लीजिएगा। बात करता हूँ पी की, हमारे पास पी एक्स होता है मेरे भाई, पी वाई होता है और पी जेड होता है। इसी तरह मैं डी की बात करता हूँ, तो डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर होता है, और फिर डी जेड की घात 3 होता है। इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर है, याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। आप थोड़ा लिख लेना साफ करके, मैं तो जगह नहीं वैसे लिख, चलो लिख देता हूँ। आपका हो गया सर जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। इस तरह एफ में हमारे पास होते हैं 7 पार्ट। अगर मैं बात करूँ एफ की, लिख लीजिएगा एफ एक्स बाई स्क्वायर, एफ बाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर। उसके बाद लिखेगा एफ एक्स जेड स्क्वायर, और फिर लिखेगा एफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर जगह नहीं है और सफा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, तो मैं इस चीज को यहाँ पर जो है लिख देता हूँ। आप यहाँ से नोट कर लेना। लिखेगा एफ एक्स बाई स्क्वायर, एफ बराबर लिखेगा एफ वाई जेड स्क्वायर, और एफ हमारे पास एक्स जेड स्क्वायर, क्या एक्स जेड स्क्वायर। उसके बाद एफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, एफ बाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। बात क्लियर है? स्पष्ट है? ये शायद मुझे ये किसी किसी किताबों में नहीं है, और वैसे ही आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर मैंने आपको याद करने के हिसाब से, और जो है कभी पूछ ले कोई व्यक्ति तो आपको बता दिया मैंने। ये हमारे पास 7 पार्ट हो गए, डी के पार्ट हो गए और पी के पार्ट हो गए। ये मैंने बता दिया आपको। एक ही चीज़ मैंने पहले करा दी है हुंड के नियम में, जो आगे जाके मैं नहीं कराऊंगा, आपको सिर्फ पूछूंगा, आप बताओगे, और बहुत सारे सवाल आपके जिससे सॉल्व हो जाएंगे। हम चलते हैं अगला, पाउली का अववर्जन नियम। देखिएगा, अब आता है हमारा अगला पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने क्या बताया था? पाउली जो है इन्होंने बताया था, क्या क्या बातें बताई थी आपको, मैं उसके बारे में आपको बताना है। लिखिएगा आप इसमें, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु, लिखिएगा इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित दो, लिखिएगा किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। लिखिएगा देखिएगा, मैंने आपको जो है बता दी बात, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखो, पाउली ने बताया था ये किसी परमाणु में, क्या बताया था कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन
किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको कह दूँ 3D की बात कर लूँ मैं आपसे, या 4s की बात कर लेता हूँ आपसे, तो उसमें आप देखोगे कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए जो है क्या स्थिति होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या स्थिति होगी, मैं आपको एग्जांपल्स देकर बताऊंगा। आपको ये बात याद होगी कि इसके अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं, ये आपको बात याद रखनी होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात और लिखेगा कि इस नियम की सहायता से, बहुत बड़े, इस नियम की, ठीक है, इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता, हम इस नियम की सहायता से क्या चीज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इस नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं, या गणना की जा सकती है, बात की है, गणना की जा सकती है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी हो गई, देखिएगा। इस नियम की सहायता से, ये इस नियम की सहायता से लिख लीजिएगा, इस नियम की सहायता से किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना की जा सकती है। आपसे बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है, ऐसा कौन सा नियम है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या की गणना कर सकते हैं। हुल्ड का नियम, पाउली का नियम और हमारा अफवाह का नियम हो गया, नन ऑफ दीज, मतलब कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप आंसर क्या दोगे? पाउली का वर्ज नियम। पाउली के वर्ज नियम से किसी भी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना की जा सकती है। बात सिंपल है, बहुत बढ़िया। हम आपको बताता हूँ, ये हो जो हमारे पास पाउली है क्या कहना चाहता है, तो उदाहरण देकर मैं बताऊंगा इससे कहने का तात्पर्य हमारे पास क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 4s2 की बात कर लेता हूँ मैं आपसे। ये 4s2 हमारे पास हो गया और ये पूछ रहा है, बताइएगा, इसने कहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब हमारे पास ये हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अब इसने पूछा है, मतलब कहा है, सॉरी, परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या है। मैं आपको 4 क्वांटम संख्या N, L, M और S मैं आपको आगे बताऊंगा जब पढ़ाऊँ क्वांटम संख्या। फिलहाल आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा बात को। मैं बता रहा हूँ आपसे, यहाँ पर देखेगा कि मैं बात करता हूँ पहले वाले फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, फिर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा। अगर आप बात करते हो तो n बराबर हमारे पास 4 होगा, यहाँ पर भी n बराबर 4 होगा, सिंपल बात है। फिर बाद में बात चलती है n l की बात करूं तो यहाँ पर l 0 होगा और यहाँ पर भी l 0 होगा। मैं बात करता हूँ m की तो m भी 0 होगा, यहाँ पर m भी 0 होगा। पर बात होती है s की, बात हो रही है s की। अगर s की बात हो रही है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए होगा +1/2 होगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो -1/2 होगा। हो गया, सिंपल सी साधारण बात है कि भाई उसने क्या बोला है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। तो पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहले हमारे पास जो है 4 है दूसरे में, परंतु ऐसे में क्या हो गया, ऐसे हमारे पास क्या हो गया, दोनों चीजें चेंज हो गई। वही हमारे पास से कह रहा, पाउली कह रहा है। बात समझ आती है। अगर नियम चलते हैं अफवाह की ओर, देखो अब आता है अफवाह का नियम। क्या है हमारे पास? अफवाह का नियम। देखिए सबसे पहले आप एक बात जान लीजिएगा, जो हमारे पास अफवाह है, हिंदी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा हिसाब ऐसी है। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारे पास जो होता है अफवाह जो था वो एक साइंटिस्ट नहीं था। जो हमारे पास अफवाह है ये कोई वैज्ञानिक नहीं था, पहली बात दिमाग में रख लीजिएगा। अफवाह को जो है वैज्ञानिक नहीं था, साइंटिस्ट नहीं था, एक ही साइंटिस्ट का नाम नहीं था। अफवाह का नियम लिखिएगा, इस नियम के अनुसार लिखिएगा आप, इस नियम के अनुसार क्या, इस नियम के अनुसार, और मैं आपको लिखवाऊंगा इस नियम के अनुसार। वैज्ञानिक का नाम नहीं, देखिएगा अफवाह जो रूल है, प्रिंसिपल है, अफवाह सिद्धांत जो है, अफवाह सिद्धांत यह है कि हम परमाणु की
तलस्थ अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में, उपकोष में, याद रखेगा। या इस तरह भी याद कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक या छोटी सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इतना सा हमारे पास क्या हो गया रूल। परंतु आपको डेफिनेशन लिखनी होगी बोर्ड परीक्षा में, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते हो। आपको उसमें एक अच्छा और जो है कम से कम 3-4 लाइन तो आपको उसमें लिखनी ही होगी, जिससे कि वो पूरी तरह विस्तृत हो जाए। क्योंकि आपको एग्जाम में फ्री में नंबर तो देगा नहीं, जो चीज़ आप अच्छे से लिखोगे उसमें नंबर मिलेंगे, है कि नहीं। तो देखिएगा, परमाणु की तलस्थ अवस्था में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम, मेन पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा वहां पर एग्जाम में, बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉन से सर्वप्रथम भरा जाता है। सबसे पहले जिसे कम ऊर्जा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। दूसरी बात, मेन पॉइंट है, अबाऊ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये आप बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और बताता हूं मैं आपको। जो इंपोर्टेंट लिखिएगा, किसी उपकोष में आप एक बात जानते होंगे, किसी उपकोष में आप एक बात जानते होंगे, n+n को समझते हो ना। किसी उपकोष में यदि n+1 ठीक है, या हम जो है n+l का रूल ठीक है, मैं आपको बता रहा था एक बात कि किसी उपकोष जिसके लिए n+1 नहीं n+1 मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, n+1 कहाँ लगता है, n+l याद रखिएगा। अफवाहों के अनुसार प्रिंसिपल या कह सकते हो अफवाहों सिद्धांत के अनुसार, किसी उपकोष जिसके लिए n+l का मान कम होता है वह कम ऊर्जा का उपकोष होता है। और दूसरी बात यहाँ पर लिख लीजिएगा, n+l जिसकी ऊर्जा कम होगी सबसे पहले तो उसमें डालेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने उन्होंने बता दिया है कि कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉन से सर्वप्रथम भरा जाएगा। दूसरी बात, n+l का मान अगर ज्यादा होगा, मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वह क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा वाला उपकोष कहलाएगा। बात क्लियर है। जिसकी ऊर्जा भाई n+l का मान जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, और n+l की मान ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अब बात हो रही है आपके n+l का नियम क्या है, ये भी आप जान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट है। n+l रूल या कह सकते हो नियम। आप बाहू ने बताया था कि n+l जिसका l+n के लिए मान जितना ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी, जिसका कम होगा मान उसकी ऊर्जा कम होगी। हम कैसे पता लगाएंगे, इससे चल जाएगा पता तुरंत ही 2 सेकंड में, यहाँ आ जाएगा। n+l, पहली बात n हमारे पास होती है मुख्य नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। l हमारे पास होता है दुगुनी क्वांटम संख्या, दुगुनी। आप l के लिए एक बात याद रखिएगा, जो हमारे पास l होता है s, p, d और f। यदि l का मान l के लिए होगा 0, 1, 2, 3। आप अभी फिलहाल इतना ही जान लीजिएगा जो आपको बता रहा हूं। मूल क्वांटम संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आप चलते हैं हम सवाल की ओर, देखिएगा। देखो n+l ने क्या बोला था, मेरी बात ध्यान कर सुनिएगा। अब बाबू ने कहा था, यदि मैं आपको कह देता हूं, ये एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं 4s, ठीक है, और फिर मैं लिखा 3d। मैंने पूछा इसे बताइएगा दोनों में किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा ज्यादा है वह किसकी ऊर्जा कम है। ये सिंबल है कम और ज्यादा का। यह सवाल मैं दे देता हूं, तो आपको n+l से वो निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर मैं n+l रूल लगा देता हूं,
तो एन हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया, और प्लस एल के लिए इसका मान कितना 0, तो 0 हो गया, तो मतलब यहाँ पर 4 आ गया। दूसरी बात मैं बात करता हूं इसकी, इसमें 3 हो गया, प्लस डी के लिए हमारे पास कितना हो गया 2, हमारे पास 5 हो गया। तो मैं बता रहा हूं आपसे, ये भी एन प्लस एल के रूल से अनुसार हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा कुल योग आ रहा है वो 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो जिसकी संख्या ज्यादा एन प्लस एल के लिए जिसका मान ज्यादा होगा वही हमारे पास क्या होगा ज्यादा। तो हमारे पास ये जो है इसकी ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी, और इसकी ऊर्जा हमारे पास जो होगी वो कम होगी। इसकी ऊर्जा कम होगी, कहने का मतलब ये है कि पहले जिसमें ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में भरा जाएगा, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, उसके बाद हमारे पास जो है भरा जाएगा 3D। जब भी तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे पहले क्या आता है 3-4s आता है, उसके बाद 3D आता है, इसी वजह से वो चीज आती है। समझ गए। अब मैं आपको और बताता हूँ सवाल, इसी तरह से मैं आपको 2 सवाल बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। अगर मैं बात कर लूं, मैंने बात कर ली आपसे 5s की, और मैं बात कर लेता हूं मैं आपसे 4f की, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं आपसे इसकी, तो आप इसमें देख रहे होंगे हमारे पास 5 है प्लस 0 आ गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 है प्लस 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया। तो हमारे पास ऊर्जा किसकी ज्यादा हो गई इसकी, और इसकी ऊर्जा हमारे पास क्या होगी कम होगी। पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा, ये हमारे पास बाद में और ये हमारे पास पहले होगा। बस हमारी है बहुत बढ़िया। परंतु आप एक बात जान लो, कभी कभी याद रखेगा नोट पॉइंट करके, कभी कभी दोनों मान जितने भी आपको दे वो कह सकते हो, जब या कभी कभी ऊर्जा समान हो तो n का मान देखते हैं। n का मान ज्यादा होगा ऊर्जा ज्यादा होगी, n का मान कम होगा ऊर्जा कम होगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का क्या है, हम बताते हैं आपको। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि मैं आपको दे दूं कि 5s और मैंने फिर दूसरा दिया आपको 3D, मैं बात कर लेता हूं इसकी, तो इसमें अगर n प्लस एल का रूल लगाएं और n प्लस एल का रूल लगाएं तो आप देखते होंगे 5 प्लस 0 इक्वल टू 5 आ गया। यहां पर देख लेते हैं 3 प्लस डी के लिए 2 इक्वल टू 5 आ गया। तो आप देख रहे हो दोनों कोषों, दोनों में, इन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में 5 आ रहा है, मतलब ऊर्जाएं समान है। परंतु ऐसा नहीं, जब दोनों में 5 आ जाए तो आपको वहां पर किसकी ऊर्जा ज्यादा है किसकी ऊर्जा कम है, उस चीज को जानने के लिए आपको n का मान देखना होगा। जिसका n का मान जितना ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। मतलब हम देखें तो यहाँ पर n का मान 5 है और यहाँ पर n का मान 3 है, इसका मतलब इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और इसकी ऊर्जा कम होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, देखो सही बात, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। बात स्पष्ट है कि नहीं? एक सवाल और है तो मजेदार देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे इस वाले की। अगर मैं आपको इसकी बात कर रहा हूं तो आप एक बात बहुत आसान से देखिएगा। इसमें हमारे पास अगर हम n प्लस एल का रूल लगा दें, इसमें n प्लस एल का रूल लगा दें तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या होगा, हमारे पास 5 प्लस 0 बराबर 5, यहाँ पर 4 प्लस 1 बराबर 5। देखो दोनों में 5 ही 5 है। मेरा कहने का मतलब समान ऊर्जाओं का वहां पर यह था
कि जब दोनों मान बराबर आ जाएं तो आपको उस वक्त में n का मान देखना होगा। यदि n का मान ज़्यादा होगा तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, यदि n का मान कम होगा तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। दोनों बराबर हैं, परंतु यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 जो है n की वैल्यू बड़ी है, तो सब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा और इसकी जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले भरा जाएगा और जो उसकी ऊर्जा होगी वो मेरे भाई कम होगी। आपसे एग्जाम पूछ सकता है, 2 चीज़ देकर बताइएगा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरा जाएगा, इसकी ऊर्जा कम होगी, और फिर पूछेगा कि बताइए किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। भाई ऊर्जा उसकी ज़्यादा होगी, दोनों समान आ रहे हैं तो ऊर्जा ज़्यादा n पे डिपेंड करेगी, और यदि दोनों समान नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, जिसका मान ज़्यादा होगा वहीं पे उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। हमारे चैनल टीच केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, जब भी मैं आपको इतनी शानदार परिभाषाएं, इतने शानदार उदाहरण आपको बता पाऊंगा। इसी के साथ अगले वीडियो लेक्चर मिलते हैं हम बोहर मॉडल और अन्य परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।